दोस्तों आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। है। आज हम बात करने वाले हैं अ न्यू अर्थ बुक के बारे में, जिसको लिखा है एकहार्ट टोले ने। लेसन नंबर 1, हमारा ईगो कभी भी हमें किसी भी चीज से सेटिस्फाइड नहीं होने देता। इसको हमेशा और ज्यादा चाहिए होता है। हमें हमेशा खालीपन महसूस कराता है। आपको हमेशा ऐसा लगाता है कि जो आपने किया है वो इनफ नहीं है। एक बार की बात है, एक अनोखे गांव में राज नाम का एक लड़का रहता था। राज एम्बिशियस, इंस्पायर और हमेशा ज्यादा की चाह रखने वाला था। उसका अहंकार एक बड़े गड्ढे की तरह था, अनसैटिस्फाइड और मांग करने वाला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या हासिल किया, वह कभी भी सफिशिएंट नहीं था। राज की जर्नी तब शुरू हुई जब उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला किया। उनका मानना था कि इस चोटी पर जीत पाने से अल्टीमेटली उसकी सक्सेस की प्यास बुझ जाएगी। सपनों से भरे बैग के साथ वह अपने काम पर निकल पड़ा। जैसे ही राज दुर्गम ढलान पर चढ़ा, उनका सामना साथी क्लाइंबर से हुआ। कुछ एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर थे, जबकि कुछ उनके जैसे नौसिखिए थे। लेकिन उन सभी में एक बात समान थी, उनका अहंकार उनके कानों में फुसफुसाता था, जो उन्हें और ऊपर चढ़ने, ज्यादा हासिल करने और अपनी एबिलिटी साबित करने के लिए इंस्पायर करता था। राज जितना ऊपर चढ़ता गया, उतना ही ज्यादा उसे एहसास होता गया कि अहंकार एक क्लेवर फेलो था। इसने सेटिस्फैक्शन का वादा किया, लेकिन खुशी के थोड़े से ही पल दिए। हर मील के पत्थर पर वह पहुंचा, एक ऊंचे शिविर, एक खड़ी पहाड़ी पर। यह छाया का पीछा करने जैसा था। शिखर मायावी रहा। एक ठंडी सुबह, जब राज एक टेम्पोरेरी तंबू में गर्म चाय पी रहा था, उसकी मुलाकात तेंजिंग नाम के एक बूढ़े शेरपा से हुई। तेंजिंग ने कई बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और तूफानों का सामना किया था। उनकी आंखों में वह नॉलेज थी जो केवल पहाड़ ही दे सकते हैं। राज, तेंजिंग ने कहा, अहंकार एक भूखे भूत की तरह है। यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है, फिर भी यह कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। जितना ज्यादा आप इसे खिलाएंगे, यह उतना ही ज्यादा भूखा हो जाएगा। राज ने ध्यान से सुना। लेकिन मैं इसे कैसे चुप कराऊं? उसने पूछा। तेंजिंग मुस्कुराए। यह एहसास करके कि आप काफी हैं, आपको अपनी एबिलिटी को डिफाइंड करने के लिए कोई सर्टिफिकेशन या अचीवमेंट की जरूरत नहीं है। अपने चारों ओर देखें, बर्फ से ढकी चोटियां, बड़ा आकाश, साथी क्लाइंबर्स का हार्मनी, क्या यह सफिशिएंट नहीं है? राज ने तेंजिंग की बातों पर विचार किया। शायद अहंकार की भूख बाहरी जीत के बारे में नहीं, बल्कि अंदर की लड़ाई के बारे में थी। शायद सच्ची संतुष्टि शिखर तक पहुंचने में नहीं, बल्कि यात्रा को अपनाने में है। जैसे ही राज ने अपनी चढ़ाई जारी रखी, उसने अहंकार की चालें देखी। इसने उसकी कंपैरिजन दूसरे क्लाइंबर से की, डाउट पैदा किया और उसकी बेचैनी को बढ़ा दिया। लेकिन उसने सेटिस्फैक्शन के पलों को भी देखा। उनके चेहरे पर सूरज की गर्मी, कैंप फायर के आसपास की हंसी, हवा में सांस लेने की सरल खुशी। आखिरकार कई हफ्तों के संघर्ष के बाद राज एवरेस्ट की चोटी पर खड़े हुए। दुनिया उसके नीचे थी, चोटियों और घाटियों का एक मनमोहक दृश्य, लेकिन जीत की जगह उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। अहंकार पल भर के लिए गायब हो गया था और अपने पीछे एक शून्य छोड़ गया था। तेंजिंग भी उसके साथ शामिल हो गई। उनके एक्सपीरियंस चेहरे पर मुस्कान तैर गई। बधाई हो राज, उन्होंने कहा, लेकिन याद रखें, यह शिखर सिर्फ एक मेटाफोर है, असली शिखर हमारे अंदर है। राज ने सिर हिलाया। अब उसे समझ में आया कि अहंकार की भूख अनसैटिस्फाइड थी, क्योंकि वह बाहरी अचीवमेंट में संतुष्टि चाहता था। सच्ची संतुष्टि खुद को, खामियों और सभी को एक्सेप्ट करने से आती है। इनसफिशिएंसी की भावना एक भ्रम थी। जैसे ही राज नीचे आया, वह तेंजिंग की नॉलेज को अपने साथ ले गया। वह अब अप्रिसिएशन का पीछा नहीं करता या सोशल स्टैंडर्ड्स के बेस पर अपनी वैल्यू नहीं मापता। इसके बजाय उन्होंने छोटी छोटी जीतों का आनंद लिया। एक कप चाय की गर्माहट, अपने जूतों के नीचे बर्फ की कुरकुराहट, साथी क्लाइंबर्स का सौहार्द। गांव में वापस आकर राज ने गांव वालों के साथ अपनी कहानी शेयर की, और जैसे ही सूरज दूर पहाड़ियों के पीछे डूब गया, राज को एहसास हुआ कि अहंकार की भूख थैंकफुलनेस में बदल गई थी। वह जैसा था वैसा ही काफी था, और इसलिए प्रिय लिसनर, इसे याद रखें, अहंकार की प्यास बाहरी अचीवमेंट से कभी नहीं बुझ सकती। अपने अंदर संतुष्टि की तलाश करें, जर्नी को एक्सेप्ट करें और जानें कि आप योग्य हैं, भले ही आप कितनी भी चोटियों पर चढ़ें। लेसन नंबर 2, आपकी लाइफ का इनर पर्पस होना चाहिए प्रेजेंट मोमेंट में जीना, और आउटर पर्पस होना चाहिए दूसरों की मदद करना और देखभाल करना।
एक गांव के बीच में माया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और लालसा दोनों थीं। सपनों और रियलिटी के बीच एक नाजुक बैलेंस। माया के दिन आकांक्षाओं से भरे थे। वह नदियों पर पुल बनाना चाहती थी, मानवता को खत्म करने वाली बीमारियों का इलाज करना चाहती थी और शायद सितारों को भी छूना चाहती थी। लेकिन उसकी एम्बिशन के नीचे एक शांत फुसफुसाहट थी, हवा की इंटेलिजेंस जो इनर पर्पस और आउटर पर्पस की बात करती थी। एक धूप वाली सुबह जब ओस से सनी घास उसके नंगे पैरों पर थी, माया सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। इसकी शाखाएं स्वर्ग तक पहुंचती हुई दिखाई देती थीं और वह अपने पर्पस के बारे में सोचती थी। जीवन उसे किस ओर ले जा रहा था। उसकी दादी इंटेलिजेंट और झुर्रीदार उसके साथ शामिल हो गईं। माया, उसने कहा, ध्यान से सुनो। आपका इनर पर्पस छिपा हुआ फिर भी जरूरी है। आप जो भी करें उसमें पूरे तरीके से प्रेजेंट रहना है। लेकिन दादी, माया ने उत्तर दिया, मेरे आउटर पर्पस के बारे में क्या, जिन चीजों के लिए मैं कोशिश करती हूं। उसकी दादी मुस्कुराई। आउटर पर्पस, ये उन पत्तों की तरह है जो हवा में लहराते हैं। ये आरतुओं के साथ बदलता है, लेकिन ये छाया देता है, ग्रोथ देता है और जीवन के साथ काम करता है। ये आउटर पर्पस कुछ भी हो सकता है। एक मरहम लगाने वाले का स्पर्श, एक मां का प्यार। माया ने इस पर विचार किया। उसके सपने थे बड़े, फिर भी फुसफुसाहट जारी रही। अवेयर रहो माया, प्रेजेंट में जिए। जैसे जैसे साल बीतते गए, माया ने दोनों पर्पस को अपना लिया। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, शहरों को जोड़ने वाले पुलों को डिजाइन किया और अचीवमेंट का रोमांच महसूस किया। लेकिन क्वाइट मोमेंट्स में वह सोचती थी कि क्या उसके इंटरनल पर्पस को इग्नोर किया गया है। एक दिन एक न्यूली बिल्ट पुल का इंस्पेक्शन करते समय माया की मुलाकात मिस्टर पटेल नाम के एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। उनकी आंखों में सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों को बनाने में बिताए गए दशकों की कहानियां आई थीं। माया, उन्होंने कहा, आपके पुल कंक्रीट और स्टील से कहीं ज्यादा जुड़ते हैं। वे दिलों, सपनों और यादों को जोड़ते हैं। अपने इंटरनल पर्पस को याद रखें, प्रेजेंट मोमेंट। जैसे ही माया सूर्यास्त के समय पुल पर खड़ी थी, उसके शब्द गूंज उठे। हंसी, आंसू और फुसफुसाए वादों की यादें लेकर नदी नीचे बहती थी। उसने जीवन की नब्ज को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। इंटरनल पर्पस जो उसकी अचीवमेंट से परे था। लेसन नंबर 3, नेगेटिव को अपने आप से हमेशा के लिए दूर रखो। नेगेटिविटी आपकी आत्मा को गंदा करती है। एक समय की बात है, एक शहर में विनीता नाम की एक युवा लड़की रहती थी। विनीता अपनी 12वीं कक्षा में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। हमेशा सीखने और इन्वेस्टिगेशन के लिए उत्सुक रहती थी। लेकिन उसमें कुछ अनोखी बात थी। उसमें नेगेटिविटी को महसूस करने की अमेजिंग एबिलिटी थी। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। हर सुबह जब वह स्कूल जाती थी तो वह अपने चारों ओर भारी हवा को देखती थी। यह सिर्फ कारखानों से निकलने वाला धुआं या कंस्ट्रक्शन साइट्स से निकलने वाली धूल नहीं थी। नहीं, यह कुछ गहरा था, कुछ ऐसा जो घने कोहरे की तरह लोगों के दिलों पर छा गया। नेगेटिविटी। माया का मानना था कि नेगेटिविटी आत्मा के लिए पोल्यूशन के समान है। जिस तरह शहर की नदियां कचरे से प्रदूषित हो गईं, उसी तरह लोगों के दिमाग नेगेटिव थॉट्स से प्रदूषित हो गए। उसे आश्चर्य हुआ कि प्रॉस्पेरिटी में रहने के बावजूद इतने सारे लोग इस टॉक्सिक बोझ को क्यों उठाते हैं। क्या जीवन का अर्थ आनंदमय और सेटिस्फाइंग नहीं था? एक दिन एक स्कूल असेंबली के दौरान विनीता की शिक्षिका श्रीमती कपूर ने पर्सपेक्टिव की पावर के बारे में बात की। उसने कहा, बच्चों, हमारे विचार हमारी रियलिटी को आकार देते हैं। यदि हम नेगेटिविटी को शेल्टर देते हैं तो हम अपने चारों ओर एक अंधेरी दुनिया बना लेते हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिविटी चुनते हैं तो हम अपना जीवन बदल सकते हैं। विनीता ने ध्यान से सुना। उसने उस रिच बिजनेसमैन के बारे में सोचा जो अपने एम्प्लॉइज पर चिढ़ता था, उस लोकप्रिय लड़की के बारे में जो अफवाहें फैलाती थी और उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में सोचती थी जो हर बात पर बड़बड़ाता था। वे सभी रूप के साथ अपनी अहंकारपूर्ण पहचान में फंसे हुए थे। उनकी प्रॉपर्टी, उनकी सिचुएशन, उनकी भूमिकाएं, वे बड़ी तस्वीर देखने में फेल रहे।
बदलाव लाने के लिए डिटर्मिन्ड विनीता ने स्कूल में एक पॉजिटिविटी क्लब शुरू किया। उन्होंने स्टूडेंट्स को मोटिवेशनल स्टोरीज, काइंडनेस और थैंकफुलनेस के कामों में शामिल होने और शेयर करने के लिए इनवाइट किया। धीरे धीरे क्लब बढ़ता गया और इसके मेंबर्स में पॉजिटिविटी का संचार होने लगा। उन्होंने पेड़ लगाए, बुजुर्गों की मदद की और अवेयरनेस फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया। एक धूप भरी दोपहर में विनीता अपने दोस्त राज के साथ एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। लोग नेगेटिविटी को क्यों पकड़ कर रखते हैं, उसने पूछा। राज ने एक पल के लिए सोचा और उत्तर दिया, शायद वे डर रहे हैं। बदलाव से डर लगता है, जाने देने से डर लगता है। लेकिन विनीता, हम दुनिया को रातों रात नहीं बदल सकते, हम केवल खुद को बदल सकते हैं। और इसलिए विनीता ने अपना मिशन जारी रखा। वह क्रोधी दुकानदारों को देखकर मुस्कुराती थी, अपने क्लासमेट्स की सराहना करती थी और क्षमा की प्रैक्टिस करती थी। उसने महसूस किया कि अहंकारी पहचान एक भारी जंजीर की तरह थी। यह लोगों को उनके दुख से बांधे रखती थी, लेकिन वह फ्री होने के लिए स्ट्रांग थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कुछ जादुई घटित हुआ। लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे और सड़कों पर हंसी गूंज उठी। माया का पॉजिटिविटी क्लब आशा की किरण बन गया, जिसने दूसरों को अपनी नेगेटिविटी दूर करने के लिए इंस्पायर किया। एक शाम श्रीमती कपूर ने माया की कोशिशों की अप्रिसिएशन की। आपने हमें एक वैल्यूएबल सबक सिखाया है, उसने कहा। नेगेटिविटी वास्तव में आत्मा के लिए पोल्यूशन है, लेकिन पॉजिटिविटी, यह एक ताज़ा हवा की तरह है जो हवा को साफ करती है। और इस तरह विनीता की सरल कहानी दूर दूर तक फैल गई। लाखों दिल जाग गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक अलग रास्ता चुन सकते हैं। वे अपने अहंकारी लगाव को त्याग सकते हैं और ज्यादा सेटिस्फाइंग एग्जिस्टेंस को अपना सकते हैं। लेसन नंबर 4। एक समय की बात है। एडन नाम का एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट रहता था। एडन 12th ग्रेड में था और उसके दिन टेक्स्ट बुक्स, असाइनमेंट्स एंड एक्सेलेंस की लगातार खोज से भरे हुए थे। लेकिन एक छाया थी जो हर जगह एडन का पीछा करती थी। स्ट्रेस वह एक भारी लबादे की तरह उससे चिपक गया, जिससे उसके कंधों पर बोझ पड़ गया। परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करने का दबाव, अपने माता पिता को डिसअपॉइंट करने का डर और अपने साथियों के साथ लगातार कंपैरिजन ने उनकी आत्मा को कचोट दिया। एक्सेप्टेंस आपकी क्षमता को उजागर करने की है। अपनी सीमाओं, अपनी खामियों और भाग्य के मोड़ को एक्सेप्ट करें। जब आप रियलिटी के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं तो आप उस चीज पर फोकस करने के लिए एनर्जी फ्री कर देते हैं जो रियल में मायने रखती है। एडेन ने अपनी चिंता के बारे में सोचा। परीक्षा से पहले की रातों की नींद हराम, उसके पेट में गांठें। क्या होगा यदि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वह सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता? क्या होगा अगर उसने जर्नी के हिस्से के रूप में इनकम्प्लीटनेस को अपनाया? छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। एडेन को याद आया कि बचपन में उन्हें मैथमेटिक की पहेलियां हल करना कितना पसंद था, लेकिन अब यह सब फाइनल रिजल्ट के बारे में था, ग्रेड, रैंक। क्या होगा अगर उसे सीखने का आनंद फिर से मिल जाए? और अंत में उत्साह क्रिएटिविटी एंड एक्सीलेंस को बढ़ावा देता है। जब आपने अपने काम को जुनून के साथ शुरू किया तो जादू हो गया। एडेन ने उन कलाकारों के बारे में सोचा जो अपने चित्रों में खो गए थे, उन संगीतकारों के बारे में जो अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ डांस करते थे। क्या वह उसकी पढ़ाई में उत्साह भर सकता है? एडेन ने अपना पर्सपेक्टिव बदल दिया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वह हर रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्हें कुछ प्रिंसिपल को समझने में आनंद मिला, भले ही वे A+ की गारंटी न देते हों। और वह अपने स्टडी सेशंस में उत्साह लेकर आए, अपनी टेक्स्ट बुक्स के साथ गुनगुनाते हुए, आंखों में चमक के साथ नोट्स लिखते हुए। एडेन का तनाव दूर होने लगा, उसका मन हल्का और शरीर शिथिल महसूस हुआ और उनके काम की क्वालिटी में सुधार हुआ। उनके ऐसे सहजता से फ्लो होते थे, उनके मैथ सॉल्यूशन एलिगेंट थे और उनकी 8 प्रोजेक्ट्स जीवंत थीं। एक स्टूडेंट एडेन के चेंज से सरप्राइज्ड हुए। आप इसे कैसे करते हैं? उन्होंने पूछा। एडेन मुस्कुराया। मैंने तनाव से लड़ना बंद कर दिया, उन्होंने कहा। इसके बजाय मैंने एक्सेप्टेंस को अपनाया, सीखने में आनंद पाया और अपने काम में एक्साइटमेंट का संचार किया। क्वालिटी का पालन किया गया। प्रेजेंट मोमेंट वह है जहां सच्चा जीवन मौजूद है। हमारा दिमाग अक्सर अतीत में रहता है या भविष्य में प्रोजेक्ट करता है, जिससे चिंता और इनसफिशिएंसी पैदा होती है। प्रेजेंस एंड माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करके हम अब अपने आप से जुड़ते हैं।
अवेयरनेस। अपने विचारों, इमोशंस और सेंसेशंस के लिए अवेयर होने से हम उनसे आगे निकल सकते हैं। अहंकारी मन से परे अवेयरनेस ही हमारा सच्चा स्वरूप है। प्रेजेंस डेवलप करने से इनर पीस और चेंज चाहिए होता है। लेसन नंबर 5। एक बार एक अनोखे गांव में माया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। माया भी हम में से ज्यादातर लोगों की तरह थी, अपने दिमाग से पूरी तरह से जुड़ी हुई। उसके विचार, सेंसिटिविटीज और भावनाएं तूफान की तरह उसके चारों ओर घूम रही थीं और उसे प्रेजेंट मोमेंट से दूर खींच रही थी। माया के दिन एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स पर चलते थे। वह हर सुबह उठती थी, उसके दिमाग में पहले से ही आने वाले दिन की चिंताएं उमड़ने लगती थीं। वह अनप्रोडक्टिव थॉट्स की रिकरेंस करेगी, क्या होगा अगर और क्या होना चाहिए, और अपने चारों ओर की दुनिया से अलग होकर अपने दिमाग में रहती है। एक धूप भरी दोपहर में जब माया अपने घर के पास घास के मैदान में घूम रही थी, उसने एक पुराना विलो पेड़ देखा। उसकी नुकीली शाखाएं बाहर की ओर फैली हुई थीं, मानो उसे अपनी छाया के नीचे बैठने का इशारा कर रही हों। माया झिझकी, लेकिन क्यूरियोसिटी जीत गई। वह मुलायम घास पर बैठ गई। उसकी पीठ खुरदरी छाल पर थी। जैसे ही हल्की हवा ने विलो की पत्तियों को सरसराया, माया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह पेड़ की फुसफुसाहट को सुनते हुए ध्यान से सुनती रही। विलो ने पेशेंस की बात की, उसकी जड़ों की धीमी वृद्धि, उसकी पत्तियों का धीरे धीरे खुलना। इसमें मौसमों के बीतने, आई तूफानों और भीतर छुपी शांत शक्ति की कहानियां शेयर की गईं। माया को अपने अंदर एक बदलाव महसूस हुआ। पहली बार वह अपने विचारों में खोई नहीं थी, इसके बजाय वह मौजूद थी, सचमुच मौजूद थी। उसने जंगली फूलों के चमकीले रंग, खेलते बच्चों की दूर से हंसी और अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी देखी। प्रचुर जीवन जो हमेशा उसके ठीक सामने था, उसने खुद को पाया। दिन हफ्तों में बदल गए और माया विलो पेड़ पर लौट आई। उसने अपने दिमाग को शांत करना, लगातार बकबक को छोड़ना सीखा। विलो उसका कॉन्फिडेंट बन गया, जिसने उसे शांति को गले लगाना और हवा, उसके दिल की धड़कन और उसकी आत्मा की फुसफुसाहट को सुनना सिखाया। एक सुबह जब सूरज ने आकाश को सोने के रंग में रंग दिया, माया विलो के नीचे बैठी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरा ग्रेटिट्यूड महसूस किया। उसने महसूस किया कि जीवन केवल विचारों और भावनाओं के बारे में नहीं है, यह हर पल में पूरी तरह से जीवित रहने के बारे में है। और इसलिए माया ने अपनी जर्नी जारी रखी, प्रेजेंस की जर्नी, अपने मन की बाउंड्रीज से परे जीवन के एक्सपीरियंस करने की जर्नी। गांव वालों ने उसमें बदलाव देखा, नई शांति, उसकी आंखों में चमक। उन्होंने उसे माया व्हिस्परिंग विलो कहा, क्योंकि उसने सुनना सीख लिया था, पेड़ को, अपने दिल को और एग्जिस्टेंस की सिम्फनी को। तब से जब भी माया को निराशा महसूस होती, वह विलो की शाखाओं के नीचे आराम तलाशती, और वहां इसके पुराने नॉलेज के बीच उसने जीवन की सच्ची अबंडेंस की खोज की, अस्तित्व का शांत आनंद, पत्तियों पर सूरज की रोशनी का डांस और टाइमलेस रिलेशनशिप जो सभी जीवित चीजों को बांधता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।